हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली एक रिवीजन वीडियो है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। कोई बड़ा डेरिवेशन वगैरह हम नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पे क्या कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में किस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक बात जरूरी है। इसको हम लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली। डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी उसका एक रीजन आपको बताऊंगा अभी। देखिए हम इस प्रकार से कोई एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और ये इसका क्या है, नॉर्मल एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई भी जो सरफेस होगा उसका आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा उसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। तो ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो इस प्रकार से है, यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है। डेफिनेशन क्यों लिखा हुआ आपको बताता हूँ। क्या लिखा मैंने? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली। इस पे ध्यान देंगे आप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया के नॉर्मली होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एरिया के नॉर्मली होना चाहिए। एरिया के नॉर्मली होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम वही लेंगे जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर है, जिसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो इस सरफेस के नॉर्मली होता है। कोई भी सरफेस, सपोज करो मैंने ये सरफेस ले लिया, ये सरफेस है, तो इसका ये जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इसका क्या रहेगा? एरिया वेक्टर। इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा, इस सरफेस का इधर हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा, इस सरफेस का इधर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके नॉर्मल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ मुझे नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे रिजोल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका ये जो कंपोनेंट बनेगा इस साइड वाला, ये हो जाएगा ई कोस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला चला जाएगा ई साइन थीटा। और इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? इससे है। तो यहाँ से जो फ्लक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू, ये हुआ ई कोस थीटा और इनटू एरिया क्या हुआ? ए। इसको बाद में वैसे लिख देते हैं ई ए कोस थीटा, और अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखना हो तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ई डॉट ए। वेक्टर की फॉर्म में लिख नहीं सकता क्योंकि फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है। ई का और ए का ये डॉट प्रोडक्ट है, और कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर है। क्या बोल देंगे? इट इज स्केलर। क्या है ये? स्केलर है। आगे बात समझ रही है? मतलब ये हमेशा क्या होना चाहिए? इसके नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा केस गिवन होता, ये सरफेस है, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है और एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही है, तो उस केस में आप डायरेक्ट क्या लिख देते हैं इसको? इस केस में आप लिखते इसको ई ए। फ्लक्स आपका क्या हो जाता? फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाता। ठीक है। यूनिट की अगर हम इसकी बात करते हैं तो यूनिट देखिए, फ्लक्स की यूनिट क्या? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और इनटू एरिया, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी? ऐसा ही यूनिट आ जाएगी। ठीक, ओके। एक यूनिट और भी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, और इनटू आपके पास है मीटर स्क्वायर, इनटू क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल हुआ। वोल्ट मीटर जो है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट, तो आपसे पूछ सकता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट वोल्ट मीटर, तो वो कौन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से देखो 1 मार्क्स जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछेगा कि जैसे फ्लक्स का एरिया, जो फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ हमारे पास वो हुआ ई ए कॉस थीटा। फॉर्मूले को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि फ्लक्स जो है वो ई पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है और एंगल पे डिपेंड करता है। लग रहा है ना?
एंगल को अगर आप इंक्रीज करोगे तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पे 0 हो जाती है, 180 पे -1 हो जाती है। इसका मतलब मैं एंगल को डिक्रीज करूंगा तो cos थीटा की वैल्यू, एंगल को डिक्रीज कर रहा हूं तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है, एरिया इंक्रीज करूंगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है, बट यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, जो फ्लक्स है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। फॉर्मूला देख के कंफ्यूजन होता है कि एरिया पे डिपेंड करता है, बट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये दोनों आपस में कंपनसेट हो जाते हैं और एरिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं वो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं। आपसे यहाँ पे एक स्फीयर दे दिया, एक स्फीयर मान लो या सर्कल मान लो, इस प्रकार से हमने ये मान लिया, और एक ये मान लिया हमने, ये दो शेप मान ली। आपसे कहा जाए दोनों का, इस वाले स्फीयर का और इस वाले स्फीयर का, दोनों स्फीयर का फ्लक्स बताओ किसका ज्यादा होगा। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये जो स्फीयर है अंदर वाला, ये बनेगा स्फीयर, इसका रेडियस कम है, तो रेडियस कम है तो इसका एरिया भी कम आने वाला है। तो आप कहोगे कि इसका फ्लक्स कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो इसका फ्लक्स क्या ज्यादा। बट ये गलत आंसर है। सही आंसर आएगा, दोनों का जो फ्लक्स है वो क्या आएगा? सेम आएगा। फ्लक्स दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। सेम क्यों आएगा? उसका रीजन है, आप देखो, आपने पढ़ा था कि जैसे लाइन ऑफ फोर्स खींचते हैं, इस प्रकार से सपोज कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, तो ये जो रीजन है वहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे से काफी दूर है, तो यहाँ पे फील्ड जो है वो क्या है? वीक है, और यहाँ पे फील्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेज ज्यादा होती है, जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेज ज्यादा होते हैं वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, अदरवाइज फील्ड क्या होता है? वीक। तो यहाँ मैं देखता हूँ एरिया कम था तो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के, जैसे इन दो लाइन के बीच की डिस्टेंस देखो कम थी, मतलब यहाँ पे फील्ड क्या था? स्ट्रॉन्ग था। एरिया कम है, फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दोनों का प्रोडक्ट लूंगा। जब मैं यहाँ पे ले आया इसमें, तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच में एरिया इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इनके बीच में, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। एरिया डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है ई की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हुई, ई वीक हुआ, और एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब एरिया इंक्रीज होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? वीक होगी गिवन चार्ज के लिए। इसका मतलब ये और ये, जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे एरिया ज्यादा है वहाँ पे फील्ड क्या है? वीक। तो पूरे का पूरा जो है कंपनसेट हो जाता है और फ्लक्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये गोस फॉर्म में पढ़ेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देख के क्लियर हमें पता चल जाता है कि फ्लक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको देख के पता चलता है फ्लक्स डिपेंड करता है एक तो चार्ज के ऊपर और परमिटिविटी ऑफ दिस स्पेस के ऊपर, यानी जो आपका जिस स्पेस के अंदर आप निकाल रहे हो वो मीडियम जो है आपका, उसका मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है, इन दो फैक्टर के ऊपर जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है। फ्लक्स का फॉर्मूला ध्यान से पढ़ना। फ्लक्स का फॉर्मूला हो फाई इक्वल टू ई cos थीटा इंटू ए, दैट इज ई ए cos थीटा। एक बात और, अगर मैं सेगमेंट ऑफ द एरिया लेता हूँ, क्या लेता हूँ? सेगमेंट ऑफ द एरिया लेता हूँ, तो जो फ्लक्स है वो इस प्रकार से निकलता है क्लोज पाथ में ई डॉट डी एस। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास कोई बड़ा एरिया था और उसका आपने इतना सा हिस्सा ले लिया, ये सेगमेंट ले लिया जो मैं रेड पार्ट में बना रहा हूँ, ये जो सेगमेंट था ये आपने ले लिया, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो इधर है, और सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई भी मैं डायरेक्शन देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी? डायरेक्शन थी। तो यहाँ पे आप जो रिप्रेजेंट करोगे फ्लक्स, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज पाथ पे लेना है ई डॉट डी एस। अगर सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके बाद जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। और मोस्टली जब आगे आप गॉस थ्योरम वगैरह यूज करोगे या जब भी आप फ्लक्स निकालोगे गॉस थ्योरम के, स्पेशली गॉस थ्योरम में, तो फ्लक्स का यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस ओवर दी क्लोज पाथ। ये फ्लक्स की डेफिनेशन होगी जब हम सेगमेंट लेंगे सरफेस का। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो हैं एग्जाम में इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फ्लक्स आपने पढ़ा, ये होता है ई ए cos थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स क्या होता है? ई ए cos थीटा, ए पे डिपेंड नहीं करता, ए पे डिपेंड नहीं करता। इसे एग्जांपल और बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल आपसे 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा सकता है कि एक बैलून था मेरे पास, ठीक है,
और बैलून के ऊपर कुछ चार्ज था, सपोज करो मैं इस प्रकार से चार्ज लगा देता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड था चार्ज का Q। उसके बाद बैलून के अंदर कुछ और हवा डाली और ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया ये, तो बैलून की शेप अब कुछ इस प्रकार से हो गई, ये बैलून बन गया है। चार्ज उतना ही रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, बैलून की जो साइज है वो इंक्रीज हो गई है। क्वेश्चन पूछेगा फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ा, इसका फ्लक्स ज़्यादा है, इसका फ्लक्स ज़्यादा है। तो वही मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस बच्चे के दिमाग में एरिया घुसा हुआ है, वो सोचता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो गलत आंसर लिखेगा और वो बताएगा कि इसका फ्लक्स ज़्यादा है, इसका फ्लक्स कम है, बट वो गलत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो क्या है, गलत है। सही आंसर क्या है उस पर आप ध्यान देंगे। फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज कितना है और एक मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। इसके अंदर हमने एयर डाल रखा है, यहाँ भी एयर थी, यहाँ भी एयर थी, मतलब परमिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चार्ज जितना पहले था बाद में भी उतना ही है, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ा। शेप साइज पे फ्लक्स डिपेंड करता नहीं है, तो ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्लक्स दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस बात पे आप ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, किस प्रकार के न्यूमेरिकल शायद आते हैं एग्जाम में। एक आपके पास कुछ ऐसा मिल सकता है कि मान लीजिए आपके पास ऐसे एक्सिस लिखेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या हुई, जेड एक्सिस, और इस प्रकार से एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है ए, और एक्सिस से डिस्टेंस भी कितनी है यहाँ पे ए, और रेडियस कितनी है इसकी आर। ओके, और आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है E इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई से। E की वैल्यू कितनी है, अल्फा एक्स आई है। फ्लक्स बताइए कितना है। तो यहाँ से मुझे एक्स आई से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है अलोंग द एक्स एक्सिस, मीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालूंगा तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ कि मेरे पास तीन सरफेस हैं। सरफेस नंबर 1, इसका इधर हो जाएगा A1 लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा A2 लिख देता हूँ, और ये थर्ड वाला है इसका मैं इधर ले लेता हूँ, ये A3 लिख देता हूँ। इसको यूनिट वेक्टर है ना n, इसके ऊपर ये हो गया। ओके, तो इस प्रकार से तीन सरफेस है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों का जो फ्लक्स आएगा उन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड। तो इसका जो नेट फ्लक्स आएगा मेरे पास फाई इज इक्वल टू आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस क्या आएगा φ3। तीनों का जो एडिशन होगा वो मेरे पास नेट फ्लक्स होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से पहले 1 का जो फ्लक्स निकालोगे, मैं शॉर्टकट में निकाल लूंगा, तीनों को अलग अलग निकाल लेना। 1 का फ्लक्स निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास क्या है, E A cos थीटा। देखो φ1 किसके बराबर होगा, वो रहा E A cos थीटा के बराबर रहने वाला है। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है अल्फा एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इस सरफेस के लिए कितनी होगी, आप यहाँ से जान से देखें। एक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a, तो a इंटू ए कितना हो गया 2a। कई जगह हो सकता है आपको ये अल लिखा हुआ मिल जाए तो a प्लस अल कर देंगे, ठीक है ना, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फ्लक्स हो गया हमारे पास a, तो कितना एरिया कितना हो गया, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2a। एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और रेडियस कितनी है r, पाई आर स्क्वायर कोस थीटा। अब देखिए याद ध्यान दीजिए, इधर है एरिया वेक्टर, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही एक्स एक्सिस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है। थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और कोस 0 कितना होता है 1। तो इसका मतलब φ1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2 पाई a r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब φ2 निकालेंगे, तो φ2 इस सरफेस के लिए हो जाएगा, तो ये आपके पास E, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको E1 लिख देता ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2a। मैं तो वैसे शॉर्टकट बताने वाला था, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अब E2 यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अल्फा, इसमें मैंने अल्फा भी छोड़ दिया ना, अल्फा भी आएगा साथ में ना, अल्फा भी आएगा, यहाँ अल्फा भी है। अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से आता कितनी है a, तो ये आपके पास ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा a, क्योंकि एक्स की वजह क्या आ गया a आ गया, अल्फा a, और फिर क्या है एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कोस थीटा है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल वेक्टर इधर है,
इसका मतलब क्या, दोनों अपोजिट है, एंगल हो गया 180 और cos 180 होता है -1, तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। और थर्ड सरफेस के लिए निकालोगे φ3 इज इक्वल टू, थर्ड सरफेस का क्या होगा, देखो थर्ड सरफेस का ये इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नॉर्मल है, तो उसका क्या आ जाएगा 0। मतलब एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, नॉर्मली है, मतलब एंगल इनके बीच में कितना बना 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो φ3 कितना हो गया 0। तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करो, इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, उसके आप प्रैक्टिस करना, उसका शेप बदल जाएगी, तरीका यही रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दो तरह से, कि जैसे इस प्रकार से मान लो आपके पास ये क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब है इस प्रकार से, ठीक है, और ये क्यूब ऐसे रखा हुआ था, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस। उसी प्रकार से लिख देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए है, और ये भी कितना है ए। इसके क्यूब के जो फेसिस है उसके आपको क्या निकालना, फ्लक्स निकालना है। तो उसी प्रकार से फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्स तो आपको यही दे देगा, तो इसको सोल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस सरफेस का निकालेंगे, फिर इस सरफेस का निकालेंगे, बाकी सभी का हो जाएगा 0। क्यों, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है यहाँ पे 90 डिग्री, इसका इधर रहेगा 90 डिग्री, इसका नीचे रहेगा 90 डिग्री, ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ 2 का बचेगा निकालना। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, इसमें Z Y और ये क्या हुआ X, इसका आपको फ्लक्स निकालना है, ट्राई करना है इन क्वेश्चन की। तो ये फ्लक्स जो है, अगर आपके पास फ्लक्स का क्वेश्चन आता है ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है और गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस क्या होते हैं। वैसे गॉस थ्योरम का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वेश्चन भी उसके ऊपर ज्यादा बनते हैं, 3-4 डेरिवेशन भी है। तो गॉस थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट डे मतलब कल की जो डेट है उसके अंदर आपको गॉस थ्योरम मिल जाएगा, गॉस थ्योरम को रिवाइज कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइदर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स आपको गॉस थ्योरम जरूर दिलाएगा।